उसको देखने वाले करोड़ों हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे, कौन सुनेगा? इसलिए इनके लिए कोई महत्व नहीं है, स्पेस भी नहीं। बेचारे लोकल टीवी चैनल वाले कुछ हैं जो कभी तरह की वार्ता दिखा देते हैं, भेंट वार्ता दिखा देते हैं या कुछ कर देते हैं, लेकिन नेशनल टीवी चैनल में तो कोई स्पेस नहीं है इनके लिए। जो ओपिनियन बना सकता है नेशनल टीवी चैनल, और जो अखबार ओपिनियन बना सकते हैं, बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर जो कहे जाते हैं इस देश के, उनमें ये विषय नहीं है, और हमारी संसद में भी ये विषय नहीं है। तो अब ये विषय है हिंदुस्तान के साधारण लोगों के बीच में, इसलिए हम आपके पास आए हैं ये बात करने के। और इतनी बात तो मैंने कही ये WTO के एग्रीकल्चरल सेक्शन की, जिसमें 56 शर्तें हैं, मैंने 3 बताई हैं। ऐसी हरेक विषय में है। एक विषय है एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, उसमें पहली ही शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद दुनिया की कोई भी सर्विस कंपनी के लिए आप दरवाजे खोल दीजिए। कोई भी कंपनी भारत में आके सर्विस प्रोवाइड करे, आप उसको ना नहीं कहिए। अब सर्विसेज में क्या आता है? प्रोडक्शन को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब सर्विसेज में आता है। उत्पादन को छोड़कर, आप जहां जहां उत्पादन करते हैं उस हिस्से को छोड़कर दुनिया का सब काम सर्विसेज में आता है। अर्थात स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, यूनिवर्सिटी चलती है, ये सब सर्विसेज में आता है। हॉस्पिटल चलते हैं, ये सब सर्विसेज में आता है। गली नालियों की सफाई की जाती है, ये सब सर्विसेज में आता है। होटल चलते हैं, ये सब सर्विसेज में आता है। हमारे देश में एडवोकेट्स हैं, वो सभी सर्विसेज में माने जाते हैं। ये तंबू कनात पंडाल लगाने वाले सब सर्विसेज में आते हैं। साउंड सिस्टम वाले सर्विसेज में सब कुछ आता है उत्पादन को छोड़कर। तो शर्त क्या है WTO की? पहली ही शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद भारत में कोई भी विदेशी कंपनी आकर सर्विस देना चाहे तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसके लिए दरवाजे खोलिए। अर्थात 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई कंपनी आके भारत में रेस्टोरेंट खोलना चाहे, होटल खोलना चाहे, ढाबे खोलना चाहे, आप उसको परमिशन दीजिए, आप उसे रोक नहीं सकते। 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई कंपनी आके डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहे, उसको परमिशन दीजिए, आप रोक नहीं सकते। 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई भी कंपनी आके भारत में कॉलेजेस खोलना चाहे, स्कूल खोलना चाहे, इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहे, यूनिवर्सिटी खोलना चाहे, उसको खुली छूट दीजिए, आप उसे रोक नहीं सकते। हर क्षेत्र में अगर आप उनको खुली छूट देंगे तो होने वाला क्या है? एक छोटा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए अमेरिका की एक कंपनी आती है, उसका नाम है वॉलमार्ट। बहुत बड़ी कंपनी है, दुकान चलाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। डिपार्टमेंटल स्टोर सबसे ज्यादा इसी कंपनी के हाथ में है। और एक और कंपनी है, वो यूरोप की है, फ्रांस की है, उसका नाम है केयरफोर। ये वॉलमार्ट और केयरफोर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन दोनों का धंधा एक ही है, हर जगह जाके दुकानें खोलना। अगर ये केयरफोर और वॉलमार्ट अगले साल से भारत में आ गए और इन्होंने हर शहर में अपनी 2-4 दुकानें खोलना शुरू कर दिया, और इन दुकानों पर उन्होंने आधे कपड़े पहने हुए लड़कियों को बिठाना शुरू कर दिया। स्कर्ट पहने हुए लड़कियां और टॉपलेस पहने हुए लड़कियां उनके काउंटर पे बैठी हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, और हर दुकान से उन्होंने 1 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, 3 के साथ 1 फ्री देना शुरू कर दिया। फिर क्या होगा? एक ही परिणाम होगा कि भारत का एक क्लास है जो एफ्लुएंट क्लास है, जिसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है, वो सबसे पहले इन दुकानों का खरीदार बनेगा, सबसे ज्यादा माल खरीदी करने इन दुकानों पे जाएगा। तो धीरे धीरे भारत की छोटी दुकानों में जो माल बिक रहा है वो बिकना कम होगा, बड़ी दुकानों से माल बिकेगा, इनकी दुकानों से। अब इन दुकानों से माल बिकना शुरू हुआ तो आपका प्रॉफिट उन दुकानों के पास, वो दुकानें हैं केयरफोर और वॉलमार्ट की, वॉलमार्ट और केयरफोर वाले जो भी बिजनेस करेंगे प्रॉफिट अमेरिका लेके जाएंगे। तो 2 परिणाम होंगे, एक तो यहां से पैसा लेके जाएंगे, दूसरा आपकी छोटी छोटी सब दुकानें वो बंद करा देंगे। और वो बंद कैसे हो जाएंगी? अमरावती का एक उदाहरण देता हूं। केयरफोर का एक डिपार्टमेंटल स्टोर अमरावती में खुल जाए, वॉलमार्ट का एक डिपार्टमेंटल स्टोर अमरावती में खुल जाए, तो अमरावती के लोगों की लाइन लग जाएगी वहां जाके माल खरीदने की, क्योंकि हर चीज इंपोर्टेड मिलेगी। और इंपोर्टेड माल को चाहने वाला एक क्लास तो है ही इस देश में, जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, ब्लैक मनी है, सब कुछ है। वो जाके लाइन लगा के जब खरीदना शुरू करेगा तो साधारण आदमी को लगेगा यार यहां से माल खरीदना स्टेटस सिंबल है, तो हम भी खरीदें। तो वो शुरू होगा और एक ऐसी घमासान लड़ाई शुरू होगी जो अमरावती के हर छोटी छोटी दुकानों को बंद करा देगी। तो छोटे दुकानदार खत्म। इसी तरह से मान लीजिए अमरावती में कोई अमेरिकन कंपनी आके एक होटल बना दे, एक रेस्टोरेंट बना दे, और उस रेस्टोरेंट के माध्यम से वो सर्विस देना शुरू करे, तो अमरावती के रेस्टोरेंट चलाने वालों के लिए तकलीफ। इसी तरह से मान लीजिए उन्होंने आके यहां पर कोई यूनिवर्सिटी खोल दिया
अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच अमरावती में खुल गया और उन्होंने कहा जी 1000 रुपए फीस जमा करो और आप डिग्री लो। चालू हो गई उनकी यूनिवर्सिटी। तो यहां तो सब जो तपोवन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं वो सब वहां पहुंच जाएंगे। और उनकी यूनिवर्सिटी में तो क्या, पैसा जमा करो डिग्री लो। तो यहां एक क्लास तो है ही जिसको डिग्री चाहिए, ज्ञान से उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहां ज्ञान का महत्व नहीं है, डिग्री का महत्व है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ है कि इस देश में ज्ञान का महत्व खत्म हो गया, डिग्री का महत्व हो गया इस देश में। और वो डिग्री बांटेंगे यहां आके और वो पैसे से मिल जाएगी। और अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, कभी भी कोई फेल नहीं होता, वहां कोई फेल नहीं होता, क्योंकि उनका जो सिस्टम है एजुकेशन का वो इस तरह से बना हुआ है कि उसमें कोई फेल ही नहीं होता। माने रद्दी से रद्दी वहां पास हो जाता है। हिंदुस्तान के बारे में आप जानते हैं, जो लड़के लड़कियां भारत के किसी स्कूल में पास नहीं हो पाते वो सब अमेरिका से बड़ी बड़ी डिग्री लेके आ जाते हैं। आपको मालूम है ये सब? और अमेरिका से भी ज्यादा रद्दी डिग्रियां रूस में मिलती हैं। रूस की तो डिग्रियों का ये आलम है कि दुनिया का कोई भी सेंसिटिव देश रूस का एमबीबीएस एमडी किए हुए डॉक्टर को परमिशन देने को तैयार नहीं हॉस्पिटल खोलने के। भारत में भी नहीं है। रशिया से आप एमबीबीएस एमडी करके आइए, जब तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक आप यहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कुछ पढ़ाते ही नहीं है। और वहां तो यूनिवर्सिटीज चलती हैं दुकानों की तरह से, वो तो बिजनेस है, उसमें ज्ञान देना है ऐसा कुछ मतलब नहीं, वो बिजनेस है, बिजनेस का पार्ट है। जैसे होटल चलता है वैसे यूनिवर्सिटी चलते हैं यूरोप और अमेरिका में। और आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, यूरोप और अमेरिका के जो नेटिव सिटीजन्स हैं, उनका आईक्यू दुनिया में सबसे कम है। अमेरिकन स्टूडेंट्स का आईक्यू पूरे दुनिया में सबसे कम है। इंटेलिजेंसी क्वेस्ट जिसको कहते हैं, सामान्य ज्ञान में भी वो दुनिया में सबसे पीछे हैं। यूरोपियंस लोग और अमेरिकन्स लोग सामान्य ज्ञान में बहुत पीछे हैं, आईक्यू उनका बहुत कम है। इसलिए अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जितने टॉपर्स होते हैं वो सभी एशियन होते हैं, भारतीय होते हैं, चाइनीज होते हैं, जापानीज होते हैं, उनकी अपनी नहीं है, क्योंकि आईक्यू बहुत कम है। आईक्यू कम क्यों है? क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है जिसमें आईक्यू ज्यादा डेवलप नहीं होता। तो लोएस्ट आईक्यू पे वो काम करने वाले यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, वो सब यहां आ जाएंगे। तो यहां का जो भी छोटा मोटा कम स्टैंडर्ड वाला भी एजुकेशन है उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन आपको उनके साथ करना है। तो यहां क्या होगा, मान लीजिए उनकी यूनिवर्सिटी हुई, तपोवन भी यूनिवर्सिटी, अब अमेरिकन और तपोवन यूनिवर्सिटी में कंपटीशन शुरू होगा। वो कहेंगे जी हम इतने कोर्सेज पढ़ाएंगे, 3 कोर्स पढ़ाएंगे, 1 कोर्स फ्री, आइए हमारे यहाँ। हाँ, एमबीए पढ़ाएंगे, एमबीबीएस फ्री ले जाइए हमारे पास, आइए हम आपको एडमिशन दें। हाँ, ऐसे ही होता है यूरोप और अमेरिका में, ऐसे होता है। एमबीए करिए, डीबीए फ्री ले जाइए, एमबीए करिए, बीबीए फ्री ले जाइए, एमबीए करिए, ये फ्री ले जाइए, वो फ्री ले जाइए, वो चालू कर देंगे। तपोवन यूनिवर्सिटी को फिर यही करना पड़ेगा कि बीकॉम करिए तो इंटर फ्री, या इंटर करिए तो ये फ्री। ये सब चक्कर जो शुरू होगा सत्यानाश कर देगा इस देश का। स्टूडेंट्स का लेवल हिंदुस्तान में भी आईक्यू में इतना नीचे हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। हो सकता है कि बहुत अच्छी डिग्री लिया हुआ विद्यार्थी एक चिट्ठी ना लिख पाए, शुद्ध मराठी का एक वाक्य ना बोल पाए, शुद्ध मराठी में कुछ लिख ना पाए। ऐसे ही दूसरे सर्विसेज में जब वो आना शुरू होंगे तकलीफ कर देंगे इस देश को। मुझे तो कभी कभी डर लगता है, ये यूरोपियन और अमेरिकन को हिंदुस्तान की बहुत सारी कमजोरियां मालूम है। आप कल्पना करो कि अमरीकियों ने हिंदुस्तान में आके मंदिर खोल दिए कुछ, क्योंकि उनको मालूम है बहुत चढ़ावा आता है भारत। मुझे सबसे बड़ा डर इस सेक्टर पे लग रहा है, क्योंकि सर्विसेज में ये भी आते हैं, मंदिर भी सब सर्विसेज में आते हैं। तो अभी तो उन्होंने चर्च खोले हुए हैं, तो चर्च में कुछ लोग जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर बना दिया और किसी अमेरिकन कंपनी ने उसको बना दिया, तो भारतवासी कहेंगे देखो कितने राम भक्त हैं, ये हनुमान जी का मंदिर बना दिया, चलो। तो भारत वाले सब जा जाके अपनी कमाई भी उसमें डालेंगे, वो पैसा सीधे अमेरिका जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है भारत में सबसे आसान है, एक हनुमान जी का मंदिर बना दो, संतोषी माता का एक मंदिर बना दो, दुर्गा माता का एक मंदिर बना दो, जितना चाहो उतना चढ़ावा ले लो, गरीब से गरीब गांव में ले लो। जो गांव भुखमरी का शिकार है वो भी मंदिर में 10-20 लाख रुपए दान कर देता।
अगर वो इस सेक्टर में घुसे और यहां उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया तो आप सोचिए, फिर झगड़ा होगा। हमारे जैसे आदमी जाएंगे, कहेंगे भैया स्वदेशी मंदिर में जाओ, और उन्होंने विदेशी मंदिरों की लाइन खड़ी कर दी। और ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये ठोस आधार पे। आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन, है कि नहीं? मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है। उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम, इस्कॉन मंदिर में, बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका भेजता है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मथुरा में हो गया है, भगवान कृष्ण की छाती पर, वहीं पे। और धुआंधार चढ़ावा आता है उसमें, और वो चढ़ावा करने वाले हम हैं, हमारे ही भाई बहन हैं जो उस इस्कॉन मंदिर में मेंबर है, और उनको वहां भक्ति समझ में आती है। उनको राम हरे कृष्ण हरे बोलना भी नहीं आता। हमारे भारतवासियों को वहां बहुत भक्ति दिखाई देती। देखो कितने भक्त हैं, यूरोप से आए हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, एसी में रहते हैं, देखो फिर भी राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। हम तो सरल हृदय के, तरल हृदय के, कभी भी पिघल जाएं, किसी को भी अपना मान लें, तो हम तो चालू हो गए। हमने उनको मंदिर भी बना के दे दिया, उनको चढ़ावा भी दे रहे हैं। अभी तो ये इस्कॉन मंदिर रिस्ट्रिक्टेड है, नेक्स्ट ईयर से ये ओपन हो जाएगा पूरा मार्केट। इसमें अमेरिकन्स और यूरोपियंस घुस गए तो क्या करेंगे? लाखों करोड़ों रुपए ले जाएंगे आपके देश को, कुछ नहीं कर सकते। और इनकम टैक्स भी फ्री है टोटल, वहां पे टैक्स भी नहीं देना है उनको। तो सर्विसेज का सेक्टर इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, जिसमें कोई भी अमेरिकन यूरोपियन घुस सकता है, कुछ भी करके यहां से पैसा कमा के ले जा सकता है। छोटी छोटी बातों में वो पैसा कमाएंगे आपके देश में आके। जो बातें आपके लिए सहज हैं, स्वाभाविक हैं, आपको सुनकर एक कल्पना नहीं हो सकती। बेंगलोर में एक फॉरेन कंपनी आई है, उसने एक धंधा शुरू किया है कि भारत के जो लोग अपना टेलीफोन बिल जमा नहीं करा सकते, बिजली का बिल नहीं जमा करा सकते, या अपने ग्रोसरी शॉप में जाके सामान नहीं खरीद सकते, उन सब लोगों के लिए बिल जमा कराने का, ग्रोसरी सामान खरीदने का धंधा एक विदेशी कंपनी ने आके बेंगलोर में शुरू किया है। आप जानते हैं बेंगलोर में कुछ ऐसे भारतवासी रहते हैं जो पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, जिनके पास इतना भी समय नहीं है कि टेलीफोन का बिल जमा करा सकें या तो उनके बिजली का बिल जमा करा सकें। तो टेलीफोन और बिजली का बिल जमा कराने के धंधे में एक विदेशी कंपनी आ गई है बेंगलोर में। तो कहती है हमको आप सर्विस दीजिए, मैंने इतना पैसा दीजिए, हम आपका टेलीफोन बिल जमा कराएंगे, बिजली का बिल जमा कराएंगे, आपका टिकट भी लाके देंगे, रेल का टिकट लाके देंगे, बस का टिकट लाके देंगे, ये सब करके देंगे। लग गए हैं वो इस धंधे पे, और बेंगलोर में बहुत बिजनेस मिल गया उनको, और उसी बिजनेस से पैसा कमा के ले जाएंगे। माने अल्टीमेटली आपके समाज की जो पूंजी है, आपके समाज का पैसा है जो परदेश जाने वाला है, अल्टीमेटली होना है। इसी तरह से और कल्पना करिए, विदेशी बैंक आ रहे हैं, विदेशी बैंक आ रहे हैं, उन्होंने शाखाएं खोलना शुरू किया। मैं आपको एक ही विदेशी बैंक का उदाहरण देता हूं, उसका नाम है HDFC। 1992-93 में ये बैंक जब भारत आया था तो इसकी एक शाखा खुली थी, सिर्फ एक ब्रांच थी, और उसमें डिपॉजिट 0 था। एक ब्रांच थी, डिपॉजिट उसमें 0 था। HDFC भारत आया था तब। आज HDFC को भारत में व्यापार करते हुए 10 साल हो गया है। HDFC की 10 साल में 243 ब्रांच भारत में खुल चुकी हैं, और उनके पास 70,000 करोड़ का डिपॉजिट है। 0 से शुरू किया था, 70,000 करोड़ का डिपॉजिट उन्होंने इस देश के लोगों से इकट्ठा कर लिया है। अगले साल से WTO की कंडीशंस आने के बाद HDFC को और खुला मार्केट मिलेगा, और वो 1000 शाखाएं बनाएंगे, और हो सकता है 2-3 लाख करोड़ का डिपॉजिट करेंगे। और इतना डिपॉजिट करके किसी दिन वो घोटाला करके भाग जाएं तो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा हुआ है इस देश में। आपको मालूम है 93-94 में सिटी बैंक स्कैम हुआ था अमेरिका का। सिटी बैंक स्कैम जो हर्षद मेहता ने ऑपरेट किया था पूरे भारत में, वो सिटी बैंक स्कैम था। हर्षद मेहता स्कैम के नाम से चला पूरे देश में। स्कैम सिटी बैंक ने किया था।
हर्षद मेहता तो सिटी बैंक का पपेट था, मोहरा था। सिटी बैंक उसको चलाता था, हर्षद मेहता वही चलता था।